गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना ब्लैक मनी एक्ट का पार्ट टू में सबसे पहले शुरू करते हैं इमोरल प्रॉपर्टी। इमोरल प्रॉपर्टी का वैल्यू कैसे करेंगे? उसका वैल्यू करेंगे कॉस्ट या फिर ओपन मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। ठीक है, अब इसके बाद बैंक अकाउंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बैंक अकाउंट का वैल्यू निकालेंगे सम ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट। जब भी बैंक अकाउंट ओपन हुआ था उस समय से अभी तक जितने भी डिपॉजिट्स हुए सबको ऐड अप कर दो, दैट शैल बी द वैल्यू ऑफ द बैंक अकाउंट। बट मान लो आपने पहले कभी चैप्टर 6 में डिक्लेयर कर दिया है वैल्यू। अगर आपने वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया है, उस पर जो टैक्स आया वो भी पे कर दिया, जो पेनल्टी आया वो भी पे कर दिया, तो जिस डेट पे आपने डिक्लेयर किया है उस डेट के बाद से जितने भी डिपॉजिट्स हैं दैट शैल बी द वैल्यू ऑफ द बैंक अकाउंट। लेकिन कभी अगर विड्रॉल हो जाता है बैंक अकाउंट से, आपने क्या किया, उसमें बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया और फिर बैंक अकाउंट से लेटर ऑन विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ करके फिर से डिपॉजिट किया, तो जो आपने जो विड्रॉ करके दोबारा से डिपॉजिट किया दैट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द बैंक अकाउंट। इसके बाद पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और ईओपी के केस में कैसे निकालते हैं वैल्यू? तो कैसे आप निकालोगे? सबसे पहले नेट एसेट, जो फर्म का जो नेट एसेट है, फर्म का जो नेट एसेट है वो आप कैलकुलेट कर लोगे। नेट एसेट कैसे कैलकुलेट कर लोगे? ए प्लस बी माइनस एल। ए प्लस बी माइनस एल मतलब ए मतलब एसेट्स का बुक वैल्यू स्पेसिफाइड एसेट को छोड़ के, बी स्पेसिफाइड एसेट के केस में फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एल, एल मतलब लायबिलिटीज का बुक वैल्यू, दैट शैल बी द वैल्यू। तो स्पेसिफाइड एसेट कौन से हैं? तो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स इन वर्क ऑफ आर्ट, बिलियंस, ये जितने भी आर्टिस्टिक वर्क हैं ये हो जाएगा स्पेसिफाइड एसेट्स प्लस शेयर्स एंड सिक्योरिटीज प्लस इमोरल प्रॉपर्टी, इसे बोलेंगे स्पेसिफाइड एसेट। इन्हें आप वैल्यू करोगे फेयर मार्केट वैल्यू पे, बाकी एसेट्स को आप वैल्यू करोगे बुक वैल्यू पे और माइनस कर दोगे इसमें बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। लेकिन जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उससे आप इंक्लूड नहीं करोगे। अब आप करोगे कैसे? तो सबसे पहले आपने क्या किया, नेट एसेट निकाल लिया फर्म का। अब नेट एसेट निकाल लिया, अब ये जो नेट एसेट है इससे आप सबसे पहले डिवाइड कर दो इन द कैपिटल रेशियो, मतलब जितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ था बाय द पार्टनर्स उससे आप उस रेशियो में डिवाइड कर दो अप टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट। फॉर एग्जांपल कि 2.5 लाख का अगर आपका 2.5 लाख का नेट एसेट्स है तो 1,60,000 अगर मान लो आपका टोटल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है तो 1,60,000 को आप डिवाइड कर दो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के रेशियो में। ठीक है, और जो बच गया 90,000, इस 90,000 का आप क्या करोगे? तो अगर इस 90,000 का अगर कोई एग्रीमेंट है कि डिसोल्यूशन होता है तो मैं क्या करूंगा, तो कोई एग्रीमेंट है तो उस रेशियो में बांटो, मतलब डिसोल्यूशन रेशियो में। ठीक है, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पीएसआर में बांटोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, अब ये जो टोटल वैल्यू आया दैट शैल बी द वैल्यू फॉर द फर्म। ठीक है, अब कैसे निकाल देंगे? देखो 2,50,000 मान लो था। अब इस 2,50,000 में मान लो कि दो पार्टनर्स थे ए और बी। ठीक है, और रेशियो था 10:2, रेशियो था मान लो 3:2 का। ठीक है, बिटवीन द पार्टनर्स। तो आप पार्टनर ए को कितना दोगे? 1.5 लाख। पार्टनर बी को आप कितना दोगे? 50,000। पार्टनर बी को कितना दोगे? 1 लाख। लेकिन ऐसे नहीं करना है, आपको करना कैसे है कि 2,50,000 में से आपको कैपिटल कंट्रीब्यूशन जितना था, फॉर एग्जांपल 1,60,000 अगर आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन था तो आप 1,60,000 को 3:2 में बांटो। 1,60,000 को आप 3:2 में बांटो। तो 3:2 में अगर आप बांटते हो तो कितना हो जाएगा? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 9,60,000। ये आपका हो जाएगा 96,000। तो 96,000 आप बांट दोगे, पार्टनर ए को दे दोगे, और जो बच गया 64,000 ये आप दे दोगे पार्टनर बी को। अब इसके बाद जो 90,000 है इसको आप बांटोगे, मान लो कि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पीएसआर में बांटोगे। तो पीएसआर है अगर 1:1 का तो 45,000 प्लस 45,000 आप दोगे। तो 96,000 पार्टनर ए को मिल गया था प्लस 45,000 और मिल जाएगा। तो 96 प्लस 45 दैट इज 1,41,000 हो जाएगा पार्टनर ए के लिए वैल्यू। तो आपको पार्टनर ए को 1,41,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर इन्हीं अदर एसेट के केस में आप कैसे वैल्यू निकालोगे? कॉस्ट या ओपन मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर शैल बी द वैल्यू। इसके बाद एफएमवी ऑफ एन एसेट अदर देन ट्रांसफर्ड, अदर देन बैंक अकाउंट ट्रांसफर्ड। मान लो बैंक अकाउंट को छोड़ के कोई भी एसेट का ट्रांसफर होता है तो वैल्यू कैसे निकालोगे? तो अगर वैल्यूएशन डेट से पहले ही अगर कोई एसेट ट्रांसफर होता है तो वैल्यू कैसे निकालोगे? कॉस्ट या सेल प्राइस विच एवर हायर। लेकिन अगर सेल इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे होता है या फिर विदाउट एनी कंसिडरेशन पे होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू
और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर शैल बी द वैल्यू। ठीक है, इसके बाद अगर किसी एसेट को आप क्या करते हो कि न्यू एसेट एक्वायर कर लेते हो, ओल्ड एसेट ट्रांसफर आपने किया, न्यू एसेट एक्वायर किया, या फिर बैंक अकाउंट से आपने विड्रॉ किया और न्यू एसेट को एक्वायर किया, तो उस केस में वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जितना आपने इन्वेस्ट किया है न्यू एसेट में उतना आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे ओल्ड एसेट के वैल्यू से। ठीक है, या फिर जितना आपने इन्वेस्ट किया है न्यू एसेट में उतना बैंक अकाउंट से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो इस पे ये एग्जांपल है, बहुत सही एग्जांपल है ये। इसमें क्या है कि हाउस ए है जिसे आपने 15 लाख में खरीदा, तो उसका कॉस्ट हो गया 15 लाख। अब 2000 में या 2000 में 22 लाख में आपने सेल कर दिया, तो बिफोर द वैल्यूएशन डेट अगर आप ट्रांसफर करते हो तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, तो वैल्यू क्या हो जाता है, तो अब जो सेल प्राइस या कॉस्ट विच वाज हायर, तो सेल प्राइस आपका कितना 22 लाख, तो 22 लाख आपका हो जाएगा हाउस का वैल्यू। बट इस 22 लाख को आपने क्या किया, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट में क्योंकि आपने डिपॉजिट कर दिया तो इस 22 लाख को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हाउस ए से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और 22 लाख इंक्लूड हो जाएगा आपका बैंक ए में। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपने अनदर हाउस परचेज कर लिया, 35 लाख आपने विड्रॉ किया बैंक अकाउंट से और अनदर हाउस परचेज कर लिया हाउस बी 35 लाख, तो हाउस बी का कॉस्ट हो गया 35 लाख, बट इसका फेयर मार्केट वैल्यू है, द वैल्यूएशन डेट इज 48 लाख, तो हाउस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 लाख और 48 लाख विच एवर इज हायर, तो 48 लाख शैल बी द वैल्यू ऑफ हाउस बी। अब बैंक अकाउंट का वैल्यू कितना होगा, तो इसमें लिखा है कि 60 लाख टोटल आपने डिपॉजिट्स किया है, तो 60 लाख में आपको 35 लाख माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपने 35 लाख तो विड्रॉ करके दूसरा एसेट खरीदा, तो 35 लाख आपको माइनस करना पड़ेगा बैंक अकाउंट के वैल्यू से, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बैंक अकाउंट का 60 लाख माइनस 35 लाख दैट इज 25 लाख, तो हाउस ए का वैल्यू हो गया 0, 22 लाख माइनस 22 लाख दैट इज 0, हाउस बी का वैल्यू हो जाएगा 35 लाख और 48 लाख विच इज हायर दैट इज 48 लाख, एंड हाउस सी तो है ही नहीं, बैंक का वैल्यू हो जाएगा 60 लाख माइनस 35 लाख दैट इज 25 लाख। इसके बाद आता है फिर रेट ऑफ कन्वर्जन क्या लोगे आप, आपने मान लो आपका इनकम है अदर करेंसी में, ठीक है, लेकिन या फिर एसेट आपने जो भी आपका एसेट है तो फेयर मार्केट वैल्यू हम निकाल पा रहे हैं दूसरे करेंसी में सिर्फ, तो आप उसको कन्वर्ट कैसे करोगे इंडियन करेंसी में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आरबीआई रेफरेंस रेट है उससे सर कन्वर्ट कर देना है, आरबीआई रेफरेंस रेट में कन्वर्ट कर देना है। तो फॉर एग्जांपल आपने नेपालीज करेंसी में अगर वो किया है, आपका एसेट है उसका आपने फेयर मार्केट वैल्यू कंप्यूट किया है, या फिर इनकम आपका नेपालीज करेंसी में है तो आपको नेपालीज INR से उसको इंडियन INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा एट आरबीआई रेफरेंस रेट। लेकिन मान लो कभी कि आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या करें, फॉर एग्जांपल अगर युगांडा की करेंसी के साथ हमारा अगर रेफरेंस रेट है नहीं तो उस केस में क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसको युगांडा की करेंसी को आपको US डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर US डॉलर से आपको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मान लो कोई भी अगर रेट है ही नहीं, अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली, तो आप क्या करो, सबसे पहले US डॉलर में कन्वर्ट कर दो और US डॉलर से फिर इंडियन में कन्वर्ट कर दो, और ये आप सेंट्रल बैंक का रेट लोगे, उस देश का सेंट्रल बैंक का रेट लोगे। ठीक है, लेकिन अगर सेंट्रल बैंक का के पास US डॉलर में कन्वर्जन के लिए कोई रेट ही नहीं है तो क्या होगा, तो उस कंट्री में कोई किसी अदर बैंक का आप रेट ले लोगे, अदर बैंक का रेट ले लोगे आप उस करेंसी में for the purpose of conversion from INR to for the purpose of conversion from that currency to US dollar and then US dollar to RBI reference rate, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू।